Good morning, students. Today we study chapter 4. Today we study chapter 4, political science, gender, religion and caste. आज हम चैप्टर 4 पॉलिटिकल साइंस का जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट को स्टडी करेंगे. जेंडर एंड पॉलिटिक्स. जेंडर एंड पॉलिटिक्स. जेंडर डिवीजन इज़ नॉट बेस्ड ऑन बायोलॉजी. जेंडर डिवीजन है यानी कि लिंग विभाजन हमारा बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान पर बेस नहीं है, बायोलॉजी पर बेस्ड नहीं है, बट ऑन सोशल एक्सपेक्टेशन एंड स्टीरियोटाइप्स. लेकिन ये सोशल एक्सपेक्टेशन और स्टीरियोटाइप पर बेस्ड है. सोशल एक्सपेक्टेशन और स्टीरियोटाइप्स में इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है, यानी कि इसमें ज़्यादातर सामाजिक आशाओं और रूढ़िवादी परंपराओं, रूढ़िवादी विचारधाराओं को ज़्यादा इम्पोर्टेंस हम जेंडर डिवीज़न के अंदर देते हैं. पब्लिक प्राइवेट डिवीज़न. पब्लिक और प्राइवेट डिवीज़न. पब्लिक और प्राइवेट डिवीज़न कैसे हैं, यानी हमारे पब्लिक और प्राइवेट डिवीज़न कैसे किया गया है. पब्लिक और प्राइवेट डिवीज़न यानी कि वोमेन पब्लिक और प्राइवेट के अंदर वोमेन डू ऑल वर्क इनसाइड द होम. जैसे कि औरतें घर के अंदर का सारा काम करती हैं, सच एज कुकिंग, क्लीनिंग, वाशिंग. औरतें कुकिंग, क्लीनिंग, वाशिंग, क्लॉथ्स, टेलरिंग, लुकिंग आफ्टर चिल्ड्रन एक्सेट्रा, इन सब कामों. एंड मैन डू ऑल द वर्क इन आउटसाइड द होम. और मैन वो सभी काम घर के बाहर के सभी काम को निपटाने का काम मैंस करते हैं. यानी कि वोमेन डोल वर्क यानी घर के अंदर का सभी काम वोमेन्स औरतें करती हैं, जिसमें कुकिंग शामिल होती है, कुकिंग, क्लीनिंग, वाशिंग क्लॉथ्स और टेलरिंग, लुकिंग यानी कि चिल्ड्रन को पालन पोषण का काम किया औरतें करती हैं. एंड मैन डू ऑल द वर्क, और व्यक्ति करते हैं वो सभी जो घर के बाहर का सभी सारा काम व्यक्ति करते हैं, मैन करते हैं. द रिजल्ट ऑफ दिस डिवीज़न. इस डिवीज़न का हमारा परिणाम क्या निकलता है. द रिजल्ट ऑफ दिस डिवीज़न ऑफ लेबर. द रिजल्ट ऑफ दिस डिवीज़न ऑफ लेबर यानी कि इस वोमेन और मैन के बीच ये लेबर की जो डिवीज़न है, ये इज़ दैट ऑल दोज women constitute half of the humanity. इसके अंदर यानी कि हालांकि जो वोमेन्स है हाफ ऑफ द ह्यूमैनिटी को, मानवता के अंदर वोमेन्स को शामिल किया जाता है. देयर रोल इन पब्लिक लाइफ स्पेशली पॉलिटिक्स इज मिनिमम इन मोस्ट सोसाइटी. वोमेन्स का जो पब्लिक लाइफ के अंदर जो कंट्रीब्यूशन है, जो योगदान है, वो स्पेशली जिसमें कि पॉलिटिक्स के अंदर बहुत नाम मात्र है. पॉलिटिक्स इज़ मिनिमम इन मोस्ट. ज़्यादातर सोसाइटी में पॉलिटिक्स के अंदर वोमेन्स का जो कंट्रीब्यूशन है तो वो नाम मात्र है. लेकिन जो रिजल्ट निकलता है इस डिवीज़न का, वो क्या निकलता है. वैसे द रिजल्ट ऑफ दिस डिवीजन ऑफ लेबर इज़ दैट ऑल दोज वोमेन कंस्टिट्यूट हाफ. यानी वोमेन वैसे मानवता का आधा हिस्सा वोमेन्स के अंतर्गत आता है, लेकिन जो वोमेन्स का रोल है स्पेशली इन पॉलिटिक्स के अंदर, वो ज़्यादातर सोसाइटी के अंदर बहुत कम है. रेडिकल वोमेन्स मूवमेंट, जो फंडामेंटल्स वोमेन्स मूवमेंट यानी कि जो सुधारवादी आंदोलन वोमेन्स द्वारा किए गए हैं, रेडिकल वोमेन्स मूवमेंट उनका उद्देश्य क्या है. एम्ड एट इक्वालिटी इन पर्सनल. उनके पर्सनल जीवन के अंदर इक्वालिटी होनी चाहिए. एंड फैमिली लाइफ एज वेल. उनके फैमिली लाइफ और उनके पर्सनल जीवन के अंदर सभी उनको समान रूप से देखा जाना चाहिए. दीज मूवमेंट्स आर कॉल्ड फेमिनिस्ट मूवमेंट. इस तरह के मूवमेंट फेमिनिस्ट मूवमेंट कहलाते हैं. इन सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड यानी कि इन हमारे विश्व के कुछ पार्ट्स के अंदर, फॉर एग्जांपल इन स्कैंडिनेविया में, फॉर एग्जांपल इन
स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़, हमारे वर्ल्ड के कुछ पार्ट्स के अंदर जिसमें कि स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ सच एज स्वीडन, जिसमें स्वीडन शामिल है, सच एज स्वीडन, नॉर्वे एंड फिनलैंड। हमारे विश्व के कुछ पार्ट्स के अंदर स्कैंडिनेवियन कंट्री जिसमें स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड शामिल है। द पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन पब्लिक लाइफ इज़ वेरी हाई, यानी कि स्कैंडिनेवियन कंट्री के अंदर वुमेन की पार्टिसिपेशन पब्लिक लाइफ के अंदर बहुत अधिक है, काफ़ी ऊंच पार्टिसिपेशन है, यानी कि वुमेन्स की भागीदारी पब्लिक सार्वजनिक जीवन के अंदर स्कैंडिनेवियन कंट्री के अंदर काफ़ी है, बहुत ज़्यादा है। आवर्स इज स्टिल ए मेल डोमिनेटेड, लेकिन हमारी कंट्री, हमारे यहाँ पर अभी भी मेल डोमिनेटेड यानी पैट्रियार्कल सोसाइटी, यहाँ पर मैन डोमिनेटेड पैट्रियार्कल सोसाइटी, यहाँ भी मैं पुरुष प्रधान, यानी कि यहाँ पर हमारी सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी के अंदर मोस्टली मेल को डोमिनेंस दिया जाता है, मेल को इम्पोर्टेंस दी जाती है, यानी कि हमारे जो स्टार्टिंग से ही हमारे पैतृक वंश से ही सोसाइटी के अंदर मेल को इम्पोर्टेंस दी गई है। वुमेन फेस डिसएडवांटेज, वुमेन्स को बहुत सारे डिसएडवांटेज का सामना करना पड़ता है, जिसमें कि डिस्क्रिमिनेशन, वुमेन फेस डिसएडवांटेज, वुमेन्स को काफ़ी डिसएडवांटेज का सामना करना है, जिसमें भेदभाव हो गया, ऑपरेशन हो गया, यानी कि उनके साथ गलत व्यवहार किया जाता है इन वेरियस वेज, बहुत सारे तरीक़ों से। वुमेन को डिसएडवांटेज, वुमेन फेस डिसएडवांटेज, जिसमें कि डिस्क्रिमिनेशन शामिल है, ऑपरेशन, डिफरेंट वेज में उनके साथ ऑपरेशन, एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है। द लिटरेसी रेट अमोंग वुमेन इज ओनली 54%, लिटरेसी रेट जो वुमेन्स के बीच में है सिर्फ 54% है, यानी कि लिटरेसी रेट अमोंग वुमेन्स ओनली 54%, जो लिटरेसी रेट है अमोंग वुमेन्स के बीच इज ओनली 54% है, यानी कि लिटरेसी रेट अमोंग वुमेन इज, जो वुमेन्स के बीच, महिलाओं के बीच साक्षरता दर है वो है 54%। compared with 76%, compared with 76% among men, यानी कि मेल्स इंडिया के अंदर जो हमारे डेटा हैं उसके अकॉर्डिंग जो लिटरेसी रेट है वुमेन्स के बीच इज ओनली 54% है, जबकि अगर हम उसको मेल से कंपेयर करें, कंपेयर विद 76% अमोंग, अगर उनके मेल की जो लिटरेसी रेट है वो 76% है। व्हेन वी लुक एट स्कूल रिजल्ट, अगर हम स्कूल रिजल्ट्स की तरफ ध्यान देखें, व्हेन वी लुक एट स्कूल रिजल्ट्स, गर्ल्स परफॉर्म एज वेल एज बॉयज़, गर्ल्स काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करती हैं एज कम्पेरेटिव बॉयज़, इफ़ नॉट बेटर इन सम प्लेसेस, लेकिन ये कुछ प्लेसेस में ठीक नहीं है ये सिचुएशन, बट दे ड्रॉप आउट बिकॉज, यानी कि वोमेन को कुछ रीजन्स के अंदर वोमेन स्कूल में अगर रिजल्ट के हम देखें तो गर्ल्स काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती हैं एज कम्पेरेटिव बॉयज़, इफ़ नॉट बेटर इन सम प्लेसेस में गर्ल्स अच्छा बेटर परफॉर्मेंस नहीं देती हैं, वहाँ पे क्या किया जाता है, बट परफॉर्मेंस नहीं देती हैं, तो बट दे ड्रॉप आउट बिकॉज पेरेंट्स प्रेफर टू स्पेंड देयर रिसोर्सेज फॉर देयर बॉयज़ एजुकेशंस rather than spending equally on their sons and daughter, जबकि पेरेंट्स क्या करते हैं, पेरेंट्स ज़्यादातर प्रीफर करते हैं टू स्पेंड देयर रिसोर्सेस, वो अपने रिसोर्सेज को गर्ल्स की अपेक्षा बॉयज़ पर ज़्यादा इन्वेस्ट करना, बॉयज़ पर ज़्यादा स्पेंड करते हैं, बॉयज़ के एजुकेशन पर ज़्यादा पैसा स्पेंड करते हैं, रेदर देन स्पेंडिंग ऑन देयर सन, यानी कि वो डॉटर्स पर की अपेक्षा अपने सन्स पर ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। इसके कारण ज़्यादातर हमारी जो एजुकेशन है वो कुछ रीजन्स के अंदर गर्ल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी बैकवर्ड है, यानी कि हमारी लिटरेसी रेट तो 76% जो बॉयज़ की है, यानी कि जो मेल्स की लिटरेसी रेट है वो इसी के कारण है। नो वंडर
नो वंडर द proportion of women, नो वंडर द proportion of women among, जो proportion है among the highly paid and valued jobs in is still very small. नो वंडर द proportion of women, जो वोमेंस की proportion है, नो वंडर द proportion of women among the highly paid and valued job is still very small. जो वोमेंस का अनुपात है हाईली पेड, जहाँ पर ज़्यादा जिन जॉब्स के अंदर ज़्यादा सैलरी मिलती है वहाँ पर वोमेंस की संख्या बहुत कम है. ऑन एन एवरेज, अगर एवरेज की बात करें, एन इंडियन वोमेंस वर्क्स ऑन, अगर एवरेज रूप में बात किया जाए तो इंडियन वोमेन जो हैं, ऑन एन एवरेज इंडियन वोमेंस वर्क्स ऑन आवर मोर देन एन एवरेज मैन एवरी डे. यानी कि जबकि अगर हम एक एवरेज रूप में अगर देखा जाए तो वोमेंस एज कम्पेरेटिव मैन बहुत ज़्यादा एवरेज रूप में ज़्यादा घंटे तक काम करती हैं, प्रतिदिन ज़्यादा घंटे तक काम करती हैं. बट नो वैल्यू ऑफ हर वर्क, लेकिन उसके काम की कोई इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती. द इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976, जो समान पारिश्रमिक कानून लागू किया गया था 1976 में. द इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976 प्रोवाइड्स दैट इक्वल वेजेस शुड बी पेड. उसमें ये कहा गया था कि इक्वल वेजेस शुड बी पेड टू इक्वल वर्क. हमारा जो रेम्यूनरेशन एक्ट है 1976, उसमें क्या किया गया, उसमें ये बात कही गई है, उसमें इन सब बातों को बताया गया है, सहूलियत दी गई है, फैसिलिटी में प्रोवाइड की गई है कि दैट इक्वल वेजेस शुड बी पेड टू इक्वल, यानी कि हर इक्वल वर्क के लिए इक्वल वेजेस प्रोवाइड की जानी चाहिए. हाउएवर इन ऑलमोस्ट ऑल एरियाज ऑफ वर्क, लगभग सभी क्षेत्रों में, काम के सभी क्षेत्रों में, फ्रॉम स्पोर्ट्स एंड सिनेमाज टू फैक्ट्री एंड फील्ड्स, वोमेन्स आर पेड लेस देन मैन इवन व्हेन बोथ डू एग्जैक्टली द सेम वर्क. ज़्यादातर क्षेत्रों में क्या देखा गया, वैसे इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1976 लागू तो किया गया, जिसके अकॉर्डिंग क्या था, जिसके अकॉर्डिंग कि सभी कोई भी इक्वल वर्क के लिए, इक्वल काम करने के लिए इक्वल मजदूरी दी जाएगी. लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि ज़्यादातर फील्ड्स के अंदर देखा गया, जिसमें कि हम स्पोर्ट्स ले लो या सिनेमा ले लो, फैक्ट्री ले लो, उसमें वोमेन ज़्यादा टाइम तक काम करती हैं. यानी कि वोमेंस और मैन लगभग अगर देखें तो सेम वर्क करते हैं, लेकिन मेंस को ज़्यादा पे किया जाता है एज़ कम्पेरेटिव वोमेन, यानी कि वोमेन को लेस पे किया जाता है एज़ कम्पेरेटिव मैन. इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स के अंदर, इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया पेरेंट्स प्रीफर, इंडिया के अधिकतर पार्ट्स के अंदर, अधिकतर क्षेत्रों में पेरेंट्स प्रीफर टू हैव सन्स एंड फाइंड वेज टू हैव द गर्ल चाइल्ड अबॉर्टेड. ज़्यादातर इंडिया के अधिकतर पार्ट्स में क्या देखा गया है, जो पेरेंट्स हैं, इंडियन पेरेंट्स हैं, वो क्या करते हैं, वो अपने सन्स, अपने पुत्र यानी बेटों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, और क्या करते हैं, और ऐसे तरीक़ों को खोजते हैं जिससे कि चाइल्ड को ख़त्म किया जा सके. गर्ल चाइल्ड यानी हमारी, उसको ख़त्म किया जा सके. बिकेम सी इज़ बॉर्न, यानी कि उसके जन्म लेने से पहले उसको अबॉर्शन करवाना पसंद करते हैं. सच सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शन, इस तरह का जो सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शन है, इस तरह का जो सेक्स चयनित अबॉर्शन है, लेड टू डिक्लाइन इन चाइल्ड सेक्स रेशियो, इससे हमारी चाइल्ड सेक्स रेशियो के अंदर कमी आ रही है. यानी कि नंबर ऑफ गर्ल्स चिल्ड्रन पर थाउजेंड बॉयज़, यानी कि प्रति हजार लड़कों पर लड़कियों की संख्या कम हो रही है. इन द कंट्री, हमारी कंट्री के अंदर ऐसा हो रहा है, यानी कि पेरेंट्स क्या करते हैं, सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शन करवाना पसंद करते हैं. यानी कि वो गर्ल चाइल्ड को जन्म लेने से पहले उसको
उसकी उसको मार देते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि जो गर्ल्स की संख्या कम हो रही है, यानी कि नंबर ऑफ गर्ल चिल्ड्रन पर 1000 बॉयज़ कम हो रहे हैं। जो नंबर ऑफ गर्ल चिल्ड्रन यानी कि लड़कियों की संख्या एज कम्पेरेटिव बॉयज़ बहुत कम हो रही है इन हमारी कंट्री के अंदर टू मेरली 919। हमारी कंट्री के अंदर क्या है, जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं, यानी कि अगर 1000 बॉयज़ के ऊपर इंडिया के अंदर गर्ल्स की जो संख्या है, गर्ल्स का जो नंबर है 919 गर्ल्स एज देयर इन द कंट्री टू मेरली 919 मैप वन इस चीज़ को डेमोन्स्ट्रेट करता है। मैप वन शोस दिस रेशियो हैज़ फॉलन बिलो 850 और इवन 800 इन सम प्लेसेस। मैप हमारा जो रिप्रेजेंट करता है, डेमोन्स्ट्रेट करता है। मैप वन में आप देख सकते हैं कि क्या है, इंडियन जो गर्ल चाइल्ड हैं, गर्ल चाइल्ड उनकी संख्या क्या है। कुछ इंडिया के पार्ट्स, कुछ स्टेट्स के अंदर जिनकी संख्या 800 से भी कम है, 800 से यानी 850 और इवन 800 से भी 800 तक गर्ल्स की संख्या है एज कम्पेरेटिव बॉयज़, यानी कि 1000 बॉयज़ पर गर्ल्स कई इंडिया के कई स्टेट्स में 800 या 850 के आसपास गर्ल्स भी मिलती हैं, यानी कि 150 एज कम्पेरेटिव बॉयज़ 150 गर्ल्स कम है। तो इस तरह का चाइल्ड रेशियो हमारे इंडिया के अंदर है, यानी कि जो नंबर ऑफ़ गर्ल चिल्ड्रन है पर 1000 बॉयज़ वो संख्या बहुत कम है। और एवरेज इंडिया का जो गर्ल्स की संख्या, एवरेज गर्ल चाइल्ड्स, यानी कि 1000 बॉयज़ के ऊपर इंडिया के अंदर 919 1000 बॉयज़ के ऊपर 1000 बॉयज़ के ऊपर 919 गर्ल्स हैं, यानी कि 81 गर्ल्स कम है एज कम्पेरेटिव बॉयज़। जैसे कि हम मैप के अंदर देख सकते हैं, ये हमारा इंडिया का मैप है। इसमें आप देखिए जैसे कि ये आपने इंडेक्स 951 एंड अबव, जिन रीजन्स के अंदर 951 एंड अबव गर्ल्स की संख्या है 951 एंड अबव, यानी कि जिनकी 951 से ज़्यादा, यानी 1000 के आसपास जिन स्टेट्स के अंदर गर्ल्स हैं, उनमें मोस्टली हमारा जैसे कि असम हो गया, केरल हो गया, असम केरल और अरुणाचल प्रदेश जैसे स्टेट आते हैं। केरला हमारा जो स्टेट्स, दिस इज़ वन केरला। तो केरला और उसके बाद असम और अरुणाचल प्रदेश के हमारे जो स्टेट्स हैं, वहाँ पर चाइल्ड सेक्स रेशियो यानी कि 0 to 6 ईयर्स के बीच में 2011 के डेटा के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो गर्ल्स की संख्या है, यानी कि जो जन्म 0 से 6 साल के तक की जो गर्ल्स हैं, उनमें गर्ल चाइल्ड की संख्या अरुणाचल प्रदेश और असम के अंदर कुछ हद तक ठीक है। उसके बाद छत्तीसगढ़ के अंदर भी सिचुएशन काफ़ी कुछ हद तक ठीक है, और वेस्ट बंगाल में भी सिचुएशन ठीक है। यानी कि ये स्टेट्स हैं जहाँ पर गर्ल चाइल्ड इंडिया के अंदर ठीक मिलती हैं। और जबकि 926 to 950 गर्ल्स जहाँ पर इंडिया के अंदर मिलती हैं, उसमें हमारा तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, कर्नाटका हो गया, तेलंगाना हो गया, उड़ीसा हो गया, एंड उड़ीसा के बाद बिहार झारखंड एंड बिहार झारखंड के बाद मणिपुर और हमारा नागालैंड, मणिपुर और नागालैंड के अंदर कुछ हद तक सिचुएशन ठीक है। इंडिया के सिक्किम के अंदर 951 से अबव, सिक्किम के अंदर 951 से अबव गर्ल चाइल्ड मिलती हैं। 0 to 6 ईयर्स तक की जो गर्ल चाइल्ड हैं वो सिक्किम के अंदर अच्छी हैं, सिचुएशन है इनकी। और उसके बाद मेघालय के अंदर भी सिचुएशन अच्छी है, मिज़ोरम के अंदर भी, और मिज़ोरम इन स्टेट्स के अंदर काफ़ी अच्छी सिचुएशन है। मिज़ोरम हो गया, त्रिपुरा के अंदर भी सिचुएशन ठीक है। नाउ देन इसके बाद हमारा जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है, चाइल्ड सेक्स रेशियो 2011 के डेटा के अकॉर्डिंग 0 to 6 ईयर्स के अंदर 901 से 925 कुछ ज़्यादा अच्छी सिचुएशन नहीं है गर्ल चाइल्ड की, यानी कि 901 से 925 तक गर्ल चाइल्ड मिलते हैं एज कम्पेरेटिव बॉयज़। ये जो हमारे हैं छत्तीसगढ़ हो गया, इसमें हमारा छत्तीसगढ़ स्टेट, मध्य प्रदेश स्टेट्स,
and Uttar Pradesh, and then you can say Himachal Pradesh. Himachal Pradesh are the states where this type of situation is there. And then we study 876 to 900. 876 to 900 हमारी जो 876 से 900 जो गर्ल चाइल्ड हैं उसके अंदर महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान एंड देन राजस्थान, दीज आर द स्टेट्स वेयर 876 टू 900 गर्ल चाइल्ड इज़ फाउंड. एंड बिलो 873, जिसमें बिलो 873 है वहाँ पर हरियाणा जैसे स्टेट के अंदर बिलो 873. एंड देन पंजाब के अंदर भी सिचुएशन काफ़ी कम है, बिलो 873 के अंदर पंजाब हो गया हमारा. एंड देन लद्दाख, लद्दाख हो गया. एंड देन दीज आर द स्टेट्स वेयर लो चाइल्ड सेक्स रेशियो इज देयर. नाउ वी स्टडी, देर आर रिपोर्ट्स ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ हरासमेंट, एक्सप्लॉयटेशन एंड वायलेंस. हमारे पास बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स हैं जिनमें हमें इन सब चीज़ों के काफ़ी रिपोर्ट्स हैं जिनमें हरासमेंट, एक्सप्लॉयटेशन और वायलेंस अगेंस्ट वोमेन, जिसमें वोमेंस के अगेंस्ट वोमेंस का एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है, उनका शोषण किया जाता है, ठीक है, उनके साथ हिंसा की जाती है, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है. इस तरह की हमें सूचना, इन्फॉर्मेशन की काफ़ी रिपोर्ट्स मिलती हैं. अर्बन एरियाज हैव बिकम, अर्बन एरियाज़ के अंदर यानी नगरीय क्षेत्रों के अंदर अर्बन एरियाज हैव बिकम पार्टिकुलरली अनसेफ. इन सब सिचुएशन के अंदर अर्बन एरिया हमारे जो हैं नगरीय क्षेत्र हैं वो इसमें काफ़ी अनसेफ हैं. अर्बन एरियाज हैव बिकम पर्टिकुलरली अनसेफ फॉर वोमेन. अर्बन एरिया जो है वो वोमेन के लिए काफ़ी विशेष रूप से अनसेफ हैं. यहाँ पर वोमेन्स की कोई खास प्रोटेक्शन नहीं है. दे आर नॉट सेफ इवन विद इन देयर ओन होम. वे अपने घर के अंदर भी सेफ नहीं है. वो अर्बन एरिया के अंदर वोमेन्स के साथ घर के अंदर भी काफ़ी दुर्व्यवहार होता है. दे आर नॉट सेफ इवन विद इन देयर होम फ्रॉम बीटिंग, हरासमेंट एंड अदर फॉर्म्स ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस. उनके साथ जो घरों के अंदर जो क्या किया जाता है, उनके साथ मारपीट की जाती है, दुर्व्यवहार किया जाता है. मारपीट जैसी हरासमेंट उनके साथ देखने को मिलती है डोमेस्टिक वायलेंस के रूप में. नाउ वी स्टडी वायलेंस, वोमेंस पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन. वोमेंस पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की अगर हम स्टडी करें, वोमेंस को पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की सिचुएशन क्या है, वोमेन को किस तरह से वोमेंस पॉलिटिकल रूप से वोमेन की कितना कुछ इंपॉर्टेंस दिया गया है. वैसे अभी तक इंडिया के अंदर जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की पहले से कुछ इम्प्रूव हुई है, लेकिन पहले जो सिचुएशन थी काफ़ी, अब जैसे कि अभी हमने स्टडी किया, काफ़ी ज़्यादा हरेसमेंट का सफ़र किया वोमेंस ने. वोमेंस पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन इश्यूज़ रिलेटेड टू वोमेंस, इश्यूज़ जो हैं रिलेटेड टू वोमेंस वेलबींग, जो हमारे मुद्दे हैं वोमेंस की वेलबींग से रिलेटेड, और अदरवाइज आर नॉट गिवन एडिक्वेट अटेंशन है, यानी कि वोमेंस अदरवाइज आर नॉट गिवन एडिक्वेट अटेंशन, यानी कि वोमेंस के रिलेटेड जो वोमेंस के वेलबींग से रिलेटेड जो मुद्दे हैं उन पर, और यू कैन से नॉट गिवन, उनके ऊपर वोमेंस के ऊपर कोई खास अटेंशन, कोई खास ध्यान नहीं दिया जाता है. पर्याप्त वोमेंस के ऊपर जितना ध्यान दिया जाना चाहिए उतना ध्यान नहीं दिया गया. दिस हैज़ लीड मैनी फेमिनिस्ट, इसके कारण क्या हुआ है, दिस हैज़ लीड मैनी फेमिनिस्ट एंड वोमेंस मूवमेंट, जिसके कारण काफ़ी महिला सुधारवादी आंदोलन हुए, जिसमें कि टू द कंक्लूजन दैट अनलेस वोमेन, अगर हम कंक्लूजन पे पहुँचे, दैट अनलेस वोमेन्स कंट्रोल पावर, to the conclusion that women's control power, their problems will not get adequate attention. अगर हम इनकी इसका कंक्लूजन निकालें वोमेंस की सिचुएशन से रिलेटेड, तो वोमेंस कंट्रोल पावर यानी कि वोमेंस की जो पावर है, वोमेंस की क्या कुछ पावर है, किस पावर पर वो कितनी पावर पर वो कंट्रोल कर पाती हैं, उसकी देयर प्रॉब्लम्स वेल नॉट, उनकी प्रॉब्लम्स पर कोई खास पर्याप्त अटेंशन नहीं दी जाती है. उनकी पावर से, उनकी कंट्रोल पावर से रिलेटेड, यानी कि उनकी शक्ति, उनकी डोमिनेंस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है.
वन वे टू इंश्योर दिस इज़ टू हैव मोर वोमेन। इसको एश्योर करने का, इसको विश्वास दिलाने का, वन वे टू इंश्योर दिस इज़ टू हैव मोर वोमेन एज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। इस तरह के लिए हमें, इस तरह की सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए मोर वोमेन एज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, हमें ज़्यादा वोमेन्स को इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के रूप में, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के रूप में उनको इलेक्ट किया जाना चाहिए। मोर वोमेन्स टू इंश्योर, वन वे टू एडिक्वेट अटेंशन, वन वे टू इंश्योर दिस इज़ टू हैव मोर वोमेन एज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि चयनित प्रतिनिधियों में वोमेन्स को ज़्यादा यानी कि वोमेन्स को चयन करने की, जो वोमेन चयन कर, जब पॉलिटिकल रूप से निधियों को चुना जाता है इलेक्शन के अंदर, तो उसमें वोमेन्स को ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव के रूप में चुने जाने के लिए विश्वास दिलाया जाना चाहिए, जिससे उनकी सिचुएशन को इम्प्रूव किया जा सके। इन इंडिया द प्रपोर्शन, इंडिया के अंदर क्या है, द प्रपोर्शन ऑफ वोमेन, इंडिया के अंदर जो वोमेन्स की प्रपोर्शन है, इन इंडिया द प्रपोर्शन ऑफ वोमेन इन लेजिस्लेचर, इंडिया का जो अनुपात है लेजिस्लेचर के अंदर, इन इंडिया द प्रपोर्शन ऑफ वोमेन इन लेजिस्लेचर हैज़ बीन वेरी लो, बहुत कम है। इंडिया का जो विधानमंडल के अंदर वोमेन्स का अनुपात है, वोमेन्स की जो परसेंटेज है वो बहुत कम है, यानी कि लेजिस्लेचर के अंदर वोमेन्स की जो इंडिया के अंदर रिप्रेजेंटेशन है वो बहुत कम है, वेरी लो है। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम एग्जांपल के रूप में ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल द परसेंटेज ऑफ इलेक्टेड वोमेन्स मेंबर्स इन लोकसभा, यानी कि जो एग्जांपल्स के रूप में अगर हम लें, जो परसेंटेज है, जो हमारा प्रतिशत है वोमेन्स, इलेक्टेड वोमेन मेंबर्स का लोकसभा के अंदर, हैज़ टच्ड 12% ऑफ इट्स टोटल, यानी कि वोमेन्स का अभी हमने जैसे कि स्टडी किया, वोमेन्स का लेजिस्लेचर के अंदर, विधानमंडल के अंदर, हमारे लेजिस्लेचर के अंदर वोमेन्स का प्रोपोर्शन बहुत कम है। हम एग्जांपल के रूप में अगर देखें तो इलेक्टेड वोमेन मेंबर्स हैं, एग्जांपल्स के रूप में अगर हम परसेंटेज के रूप में वो इलेक्टेड वोमेन्स मेंबर्स को देखें लोकसभा के अंदर, हैज़ टच्ड 12% ऑफ इट्स टोटल स्ट्रेंथ, उन टोटल स्ट्रेंथ फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2014। ये कहते हैं कि उनकी कंप्लीट स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग भी उनकी जो वोमेन की रिप्रेजेंटेशन देखी गई है ओनली 12%, वो 12% तक पहुंच पाई है। वोमेन्स की पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से रिप्रेजेंटेशन ओनली 12%, जो 12% तक पहुंची थी वो भी 2014 के अंदर। देयर शेयर इन द स्टेट असेंबलीज, वोमेन की शेयर जो है, वोमेन की जो साझेदारी है, वोमेन्स की जो भागीदारी है, वोमेन देयर शेयर इन द स्टेट असेंबली के अंदर, राज्य विधानसभाओं के अंदर, राज्य सभाओं के अंदर जो वोमेन्स की जो भागीदारी है, देयर शेयर इन द स्टेट असेंबली इज़ लेस देन 5%, यानी कि स्टेट असेंबली के अंदर वोमेन्स की भागीदारी ओनली 5%, लेस देन 5% है। स्टेट असेंबलीज़ के अंदर वोमेन्स की भागीदारी लेस देन 5% है। इन दिस रिस्पेक्ट, इस रिस्पेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम, इन दिस रिस्पेक्ट इंडिया इज़ अमॉन्ग द बॉटम ग्रुप ऑफ नेशंस इन द वर्ल्ड, यानी कि इस रिस्पेक्ट, इस मुद्दे के अगर इस तरीके से, इस रवैये से, यानी कि स्टेट असेंबली व राज्य सभाओं के अंदर अगर वोमेन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वोमेन्स क्या है, बॉटम, हमारी वोमेन्स, इंडिया इज़ अमॉन्ग द बॉटम ग्रुप ऑफ नेशन, इंडिया बहुत नीचे की कंगार पर है देशों की, यानी कि कंट्रीज़ की, ऐसी कंट्री में इंडिया की स्थिति बहुत ही ख़राब है, सबसे निचले कंगार पर है इंडिया विश्व के अंदर। इस तरह से स्टेट असेंबली के अंदर कंट्रीब्यूशन में वोमेन की सिचुएशन को देखा जाए तो इस तरह के समूह के अंदर, ग्रुप के अंदर, विभिन्न देशों के अंदर इंडिया की जो सिचुएशन है वो क्या है, बॉटम है, यानी कि अमॉन्ग द बॉटम, इंडिया इन देशों में निचले कंगार पर है। नाउ वी स्टडी इंडिया इज बिहाइंड, इंडिया इज बिहाइंड द एवरेज फॉर, इंडिया इज बिहाइंड द एवरेज फॉर सेवरल डेवलपिंग कंट्रीज। इंडिया इज बिहाइंड द एवरेज, यानी कि एवरेज से भी नीचे है
के भी नीचे इंडिया के बिहाइंड से कुछ इंडिया की जो सिचुएशन है वो बीच में है। इंडिया इज़ बिहाइंड द एवरेज फॉर सेवरल डेवलपिंग कंट्रीज ऑफ अफ्रीका एंड लैटिन अफ्रीका। यानी कि इंडिया जो पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए वो काफ़ी नीचे है इंडिया की सिचुएशन। एवरेज इंडिया इज़ बिहाइंड द एवरेज, इंडिया एवरेज से भी नीचे है, औसत से भी नीचे इंडिया की सिचुएशन है डेवलपिंग कंट्री के अंदर भी, जिसमें कि अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका शामिल हैं। इन द गवर्नमेंट के अंदर कैबिनेट्स आर लार्जली, गवर्नमेंट के अंदर कैबिनेट जो हैं, इन द गवर्नमेंट कैबिनेट्स आर लार्जली ऑल मेल इवन व्हेन ए वुमेन बिकम्स द चीफ मिनिस्टर और द प्राइम मिनिस्टर। ये कहते हैं कि ज़्यादातर सरकारों के अंदर कैबिनेट्स के अंदर कैबिनेट्स के अंदर ज़्यादातर संख्या किसकी है? मेल्स की है। अगर हम सरकार के अंदर कैबिनेट्स मिनिस्टर्स की अगर बात करें तो उनमें जो डोमिनेंस है, मेल डोमिनेंस है, उनमें मिनिस्टर्स के अंदर संख्या जो सबसे ज़्यादा संख्या है वो मेल्स की है। व्हेन ए वुमेन्स बिकम्स द चीफ मिनिस्टर, जिसमें जबकि वुमेन क्या है, वुमेन जबकि चीफ मिनिस्टर है, और चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर इन कंट्रीज़ के अंदर हो सकती है, लेकिन कैबिनेट के अंदर जो कैबिनेट के अंदर मिनिस्टर्स का नंबर है, मिनिस्टर्स की संख्या है, वो वुमेन्स की बहुत कम है। वन वे टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, इस तरह की समस्या को यानी कि वुमेन्स की पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन को इम्प्रूव करने का एक तरीका इज़ टू मेक इट लीगली बाइंडिंग। One way to solve this problem is to make it legally binding to have a fair proportion of women in the elected bodies कि इसका यानी कि लीगली बाइंड किया जा रहा है, यानी कि कानूनी रूप से एक फेयर प्रोपोर्शन, वुमेन्स का फेयर प्रोपोर्शन को इलेक्ट करने के लिए इन सब एक लीगली कानून बनाया जाना चाहिए। लीगली लोगों को यानी कि लीगली बाइंड कर दिया जाना चाहिए, कानूनी रूप से लोगों को बाधित किया जाना चाहिए। यानी कि इस तरह की प्रॉब्लम को वुमेन्स रिप्रेजेंटेशन को पॉलिटिक्स के अंदर ज़्यादा बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? मेक इट लीगली बाइंडिंग, हमें उसको कानूनी रूप से बांध देना चाहिए। टू हैव ए फेयर प्रोपोर्शन ऑफ वुमेन इन द इलेक्टेड, और इसको इस तरह से वुमेन्स की फेयर प्रोपोर्शन पे अच्छे अनुपात को चयनित किया जाने के लिए इन सब कानून को यानी कि लीगली कानून बनाए जाने चाहिए, कानूनी रूप से नियम बनाए जाने चाहिए, जिससे कि हम वुमेन्स की रिप्रेजेंटेशन को पॉलिटिक्स के अंदर बढ़ा सकें। 1/3 ऑफ सीट्स इन लोकल गवर्नमेंट, 1/3 सीट हमारी जो लोकल गवर्नमेंट के अंदर गवर्नमेंट बॉडीज इन पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज़ आर नाउ रिजर्व फॉर वुमेन। अभी क्या है, अभी 1/3 जो सीट्स हैं लोकल गवर्नमेंट्स के अंदर, 1/3 जो हमारी सीट्स हैं उनको क्या कर दिया गया है? 1/3 सीट्स को रिजर्व कर दिया गया है। 1/3 ऑफ सीट्स इन द लोकल गवर्नमेंट, हमारी 1/3 सीट्स हैं लोकल गवर्नमेंट के अंदर, उसमें पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज़ को म्यूनिसिपैलिटीज़ के अंदर जो वुमेन्स की सीट है उसको रिजर्व कर दिया गया, आरक्षित कर दिया गया। यानी कि 1/3 सीट्स अगर पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी के इलेक्शन होंगे तो उसमें वुमेन्स को इम्पोर्टेंस दी जाएगी, 1/3 हिस्सा वुमेन्स का होगा। मोर देन 10 लाख इलेक्टेड वुमेन्स रिप्रेजेंटेटिव्स, 10 लाख से अधिक, मोर देन 10 लाख है, मोर देन 10 लाख इलेक्टेड वुमेन्स रिप्रेजेंटेटिव, 10 लाख से अधिक वुमेन रिप्रेजेंटेटिव्स इज इन रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडीज़। अभी क्या सिचुएशन हुई है? अभी मोर देन 10 लाख इलेक्टेड वुमेन्स रिप्रेजेंटेटिव, अभी मोर देन 10 लाख इलेक्टेड वुमेन्स रिप्रेजेंटेटिव्स इन रूरल एंड अर्बन एरियाज, रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडीज़। अभी एट प्रेजेंट हमारी संख्या क्या हुई है? 10 लाख वुमेन्स को चयनित किया गया है, 10 लाख वुमेन्स को चयनित किया गया है रूरल अर्बन लोकल बॉडीज़ के रूप में। 10 लाख यानी 10 लाख वुमेन्स को इलेक्ट किया, हमारे
मिनिस्टर्स के रूप में 10 लाख वोमेंस को रिप्रेजेंटेटिव्स के रूप में ग्रामीण और अर्बन स्थानीय क्षेत्रों में ग्रामीण और अर्बन स्थानीय क्षेत्रों में 10 लाख वोमेंस को रिप्रेजेंटेटिव्स के रूप में समर्थन दिया गया है। वोमेन इन नेशनल पार्लियामेंट, वोमेंस की संख्या, वोमेंस का क्या कुछ कंट्रीब्यूशन है नेशनल पार्लियामेंट के अंदर। इंडिया के अंदर वोमेन इन नेशनल पार्लियामेंट्स, हमारा जो राष्ट्रीय संसद है उसमें वोमेंस इन डिफरेंट रीजन ऑफ द वर्ल्ड इन परसेंट, यानी कि वोमेंस की जो नेशनल पार्लियामेंट्स के अंदर संख्या है विश्व के अलग अलग देशों के अंदर, उनमें जो प्रतिशत है उसमें सबसे अधिक कंट्रीब्यूशन कौन सी कंट्री के अंदर है। इंडिया की पोजीशन, ये हमारा डेटा है अकॉर्डिंग डेटा, यानी कि लेटेस्ट डेटा गया है जिसमें हमारी जो वोमेंस, यानी कि लेटेस्ट एज ऑन 2018 का डेटा है। 2018 के डेटा के अनुसार हमारी जो नेशनल पार्लियामेंट के अंदर जो वोमेंस की भूमिका है, वोमेंस की जो शेयर किया गया, वोमेन को जो भागीदारी है वो कितनी है। सबसे अधिक जिस कंट्री की है, सबसे अधिक नॉर्डिक कंट्रीज़ की है। वर्ल्ड के अंदर एवरेज अगर उसे देखा जाए तो वर्ल्ड के अंदर नॉर्डिक कंट्रीज़ की कंट्रीब्यूशन नेशनल पार्लियामेंट के अंदर 42.3% है। नॉर्डिक कंट्रीज़ की कंट्रीब्यूशन नेशनल पार्लियामेंट्स के अंदर 42.3% है। 42.3% है नॉर्डिक कंट्रीज़ की जो कंट्रीब्यूशन है नेशनल पार्लियामेंट के अंदर, वो कितनी है 42.3%। नेशनल पार्लियामेंट के अंदर वोमेंस की कंट्रीब्यूशन 42.3% है। हमारी राष्ट्रीय संसद के अंदर वोमेंस की कंट्रीब्यूशन कितनी है 42.3% वोमेंस की कंट्रीब्यूशन अगर हम लिया जाए तो जिसके बाद सेकंड पोजीशन किसकी है। सेकंड पोजीशन इज ऑफ अमेरिका की पोजीशन सेकंड है 29.5% ऑफ अमेरिका के जो पीपल्स हैं इलेक्शंस के अंदर, यानी कि इलेक्शंस के पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स रूप से अगर वोमेंस का कंट्रीब्यूशन देखा जाए, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के रूप में अगर वोमेंस का कंट्रीब्यूशन देखा जाए तो अमेरिका के अंदर वोमेंस का रिप्रेजेंटेशन कितना है 29.5%। अमेरिका के अंदर वोमेंस का रिप्रेजेंटेशन कितना है 29.5% और नॉर्डिक कंट्रीज़ के अंदर कितना है 42.3%। उसके बाद हमारा यूरोप के अंदर वोमेंस का कंट्रीब्यूशन है 26.4%। यूरोप के अंदर वोमेंस का कंट्रीब्यूशन है 26.4%, यानी कि मैक्सिमम नॉर्डिक कंट्रीज़ के अंदर काफ़ी ज़्यादा है, यानी 20% के आसपास कम है यूरोप के अंदर एज कम्पेयर टू नॉर्डिक कंट्रीज़। देन वी स्टडी सब सारन अफ्रीका के अंदर जो नेशनल पार्लियामेंट्स के अंदर कंट्रीब्यूशन है, नेशनल पार्लियामेंट राष्ट्रीय संसद में जो भागीदारी है सब सारन अफ्रीका के अंदर 23.7% कंट्रीब्यूशन ऑफ सब सारन अफ्रीका का जो कंट्रीब्यूशन है 23.7% है। एंड 19.8% ऑफ एशिया का जो कंट्रीब्यूशन है 19.8 है और अरब स्टेट्स का कंट्रीब्यूशन 18.6%, यानी कि एशिया का कंट्रीब्यूशन जो है 19.8% है और एशिया के मुकाबले, यानी एशिया का कितना है 19.8 और 42.3, यानी कि आधा है, यानी कि आधे से भी ज़्यादा हमारा नॉर्डिक कंट्रीज़ का वोमेन पार्लियामेंट, यानी कि नेशनल पार्लियामेंट में जो भागीदारी है नॉर्डिक कंट्रीज़ की एशिया के मुकाबले आधे से अधिक है। जबकि यूरोप के अंदर 26.4%, अमेरिका की भागीदारी कितनी है 29.5%, एशिया की 19.8, 18.6 अरब स्टेट्स की है और पैसिफिक का भागीदारी पैसिफिक कंट्रीज़ में वुमेंस की जो नेशनल पार्लियामेंट्स के अंदर भागीदारी है वो कितनी है 15.6%। इंडिया 11.8, इंडिया इज 11 बिलो एवरेज, यानी कि नेशनल पार्लियामेंट्स के अंदर अगर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन रूप से अगर देखा जाए तो इंडियन वुमेन्स की सिचुएशन बहुत ही ख़राब है अकॉर्डिंग टू 2018 डेटा, यानी कि इंडियन वुमेन्स की जो कंट्रीब्यूशन है ओनली 11.8%। इंडियन वुमेन्स का जो कंट्रीब्यूशन है ओनली 11.8% है। नाउ रीजन्स के बाद
नाउ वी स्टडी रिलीजन, कॉम्युनलिज्म एंड पॉलिटिक्स। अभी हम स्टडी करेंगे रिलीजन, कॉम्युनलिज्म एंड पॉलिटिक्स। रिलीजन, कॉम्युनलिज्म एंड पॉलिटिक्स को स्टडी करेंगे। फर्स्ट वन, अनलाइक जेंडर, जेंडर की तरह अनलाइक जेंडर डिफरेंसेस, यानी कि जेंडर डिफरेंसेस, अनलाइक जेंडर डिफरेंसेस द रिलीजियस डिफरेंसेस आर ऑफन एक्सप्रेस्ड इन द फील्ड्स ऑफ पॉलिटिक्स। ये कहते हैं कि अगर जेंडर डिफरेंसेस को अगर क्या अलग देखा जाए तो रिलीजियस और रिलीजियस डिफरेंसेस भी हमारे एक्सप्रेस होते हैं। रिलीजियस डिफरेंसेस इज आल्सो एक्सप्रेस्ड इन पॉलिटिक्स, यानी कि पॉलिटिक्स के क्षेत्र में रिलीजियस डिफरेंस भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। यानी कि इसी तरह जेंडर डिफरेंसेस की तरह ही जैसे जेंडर डिफरेंसेस में मेल्स को डोमिनेशन दी जाती है, उसी तरह हमारा जो रिलीजन है, रिलीजन के अंदर भी क्या देखा गया है, रिलीजन्स के डिफरेंसेस आर ऑफन एक्सप्रेस्ड इन द फील्ड ऑफ पॉलिटिक्स। रिलीजियस हमारे जो डिफरेंसेस है वो उनको भी पॉलिटिक्स के अंदर एक्सप्रेस किया जा सकता है। कंसीडर द फॉलोइंग, इसमें हम निम्न को शामिल करते हैं। जेंडर डिफरेंसेस की तरह हमारी जो रिलीजियस डिफरेंसेस है वो भी क्या है, उनको भी हम क्या करते हैं, आर ऑफन एक्सप्रेस्ड इन द फील्ड, हम उनको पॉलिटिक्स के राजनीति के अंदर दिखा सकते हैं, राजनीति के अंदर व्यक्त कर सकते हैं। यानी कि हम धार्मिक रूप से भी राजनीति के अंदर डिस्क्रिमिनेशन को शो कर सकते हैं। इसमें हम निम्नलिखित को शामिल करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग। गांधी जी ने क्या कहा था? गांधी जी यूज्ड टू से दैट रिलीजन कैन नेवर, गांधी जी ने कहा था रिलीजन कैन नेवर, गांधी जी यूज्ड टू से दैट रिलीजन कैन नेवर बी सेपरेटेड फ्रॉम पॉलिटिक्स। गांधी जी ने कहा था कि रिलीजन को हम कभी बिल्कुल भी पॉलिटिक्स से अलग नहीं कर सकते। गांधी जी ने कहा था कि रिलीजन, यानी गांधी जी जैसे बहुत गुड अच्छे लीडर्स का भी ये कहना था कि हम रिलीजन, धर्म को हम पॉलिटिक्स से यानी राजनीति से अलग नहीं कर सकते, रिलीजन को हम राजनीति से अलग नहीं कर सकते। गांधी जी से जैसे लीडर का ऐसा कहना था। व्हाट ही मींट, उसका क्या अर्थ निकलता है? व्हाट ही मींट बाय रिलीजन वाज नॉट एनी पर्टिकुलर रिलीजन लाइक हिंदू। ये कहते हैं कि इसका क्या मीन्स हो सकता है? व्हाट ही मींट बाय, उसका ये क्या अर्थ है? व्हाट ही मींट बाय रिलीजन वाज नॉट एनी पर्टिकुलर रिलीजन, रिलीजन कोई एक पर्टिकुलर रिलीजन नहीं है, धर्म को एक विशेष धर्म नहीं है, धर्म नहीं था, धर्म कोई एक विशेष धर्म नहीं था। लाइक हिंदू और इस्लाम, लाइक हिंदुज़म एंड इस्लाम, हिंदुज़म और इस्लाम। बट मोरल वैल्यूज़ दैट इन्फॉर्म ऑल रिलीजन, लेकिन हमारी जो मोरल वैल्यूज़ हैं, नैतिक शिक्षाएँ हैं, वो हमें सभी रिलीजन्स के बारे में बताती हैं। ही बिलीव्ड, गांधी जी विश्वास करते थे दैट पॉलिटिक्स मस्ट बी गाइडेड बाय एथिक्स ग्रोन फ्रॉम रिलीजन। गांधी जी का कहना था कि ही बिलीव्ड, उनका विश्वास था कि पॉलिटिक्स, गांधी जी का क्या विश्वास था कि पॉलिटिक्स मस्ट बी गाइडेड, पॉलिटिक्स को एथिक्स यानी कि नस्ल के अकॉर्डिंग गाइडेंस दी जानी चाहिए। पॉलिटिक्स मस्ट बी गाइडेड बाय एथिक्स की ग्रोथ के साथ, एथिक्स यानी कि पॉलिटिक्स मस्ट बी गाइडेड एथिक्स ड्रॉन फ्रॉम रिलीजन। पॉलिटिक्स को गाइडेंस दी जानी चाहिए। गांधी जी का विश्वास था कि पॉलिटिक्स मस्ट बी गाइडेंस, पॉलिटिक्स को गाइड किया जाना चाहिए बाय, और उसको गाइड किया जाना चाहिए बाय एथिक्स ड्रॉन फ्रॉम, लेकिन उसमें से धर्म से एथिक्स, धर्म से जात यानी कि जातिवाद या धर्म से नस्लवाद को अलग करके, धर्म से नस्लवाद या जातिवाद को अलग करके ही हमें राजनीति को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। वोमेंस मूवमेंट वाज
आर्ग्यूड दैट फैमिली लॉज, वोमेंस मूवमेंट के अंदर आर्ग्यू किया जाता है, तर्क दिए जाते हैं। वोमेंस मूवमेंट हैज़ आर्ग्यूड दैट फैमिली लॉज, वोमेंस मूवमेंट के अंदर तर्क दिया गया है कि दैट फैमिली लॉज ऑफ ऑल रिलीजन, फैमिली लॉज ऑफ ऑल रिलीजन डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट वोमेन। जो फैमिलीज लॉज हैं, यानी कि महिला आंदोलन के अंदर तर्क दिया गया है कि जो फैमिली लॉज यानी कि लॉज ऑफ ऑल रिलीजन, जो सभी धर्मों के पारिवारिक कानून, डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट वोमेन, यानी कि वोमेन के खिलाफ सभी धर्मों के पारिवारिक नियमों, सभी धर्मों के पारिवारिक नियमों को वोमेन्स के अगेंस्ट भेदभाव किया जाता है। यानी कि सभी धर्मों के वोमेन्स के अगेंस्ट जो भेदभाव किया जाता है उसके खिलाफ किए जाने चाहिए, उसके अगेंस्ट लागू किए जाने चाहिए। यानी कि सभी धर्मों के पारिवारिक नियमों को, सभी धर्मों के पारिवारिक नियमों को वोमेन्स के डिस्क्रिमिनेट के अगेंस्ट, यानी कि वोमेन्स के प्रति जो भेदभाव किया जाता है उसके खिलाफ लागू किया जाना चाहिए। दे हैव डिमांडेड दैट गवर्नमेंट शुड चेंज दीज लॉ, उन्होंने डिमांड किया था कि गवर्नमेंट को इस तरह के नियमों को बदला जाना चाहिए। दीज लॉ टू मेक देम मोर, उनका कहना था कि दे हैव डिमांडेड दैट गवर्नमेंट शुड चेंज, उन्होंने डिमांड की थी गवर्नमेंट शुड चेंज द लॉज टू मेक देम मोर इक्विटेबल। उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट को बदलाव किया जाना चाहिए, गवर्नमेंट शुड चेंज दीज लॉ, गवर्नमेंट को इस तरह के कानूनों को बदला जाना चाहिए जिससे कि ज़्यादा समानता को निर्माण किया जा सके।